Unwall Pacific. Hello everyone. So today we are going to start with the oxygen family group 16. ये p block element का पार्ट है. ठीक है. सो अब हम देखेंगे. देखिए इसके पहले हमने नाइट्रोजन फैमिली कवर किया हुआ है. तो हम स्टार्ट करने वाले ऑक्सीजन फैमिली में. ठीक है. देखिए कौन कौन से ऑक्सीजन फैमिली में जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से हैं. वो है आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. ये इनके एटॉमिक नंबर हैं. ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना है, 8 होता है एटॉमिक नंबर. और सल्फर है आपका 16. सेलेनियम कितना है आपका 34. टेलोरियम 52 है. एंड द पोलोनियम जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है दैट इज 84. ठीक है. अ, अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं एलिमेंट्स का. पीरियोडिक टेबल में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा. ठीक है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हीलियम 2s2 2p4. ठीक है. नियॉन की अगर हम बात सॉरी सल्फर की अगर हम बात करें तो क्या है आपका नियॉन 3s2 3p4. अगर सेलेनियम का देखेंगे तो सेलेनियम में क्या होगा आपका आर्गन 3d10 4s2 4p4. और टेलुरियम देखिए क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6. पोलोनियम है जबकि जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6. देखिए याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है. एक एक प्रिंसिपल शेल ऐड करते जाइए. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या आपका 2s2 2p4 है, 3s2 3p4 है, फिर इसके बाद 4s2 4p4 है. जैसे ही आप सल्फर से सेलेनियम की तरह तो डी ऑर्बिटल भी क्या आ जाएगा, रोल में आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे 3d10 है, यहाँ पे 4d10 है. अगेन दिस इज 5s2 5p6. लास्ट में अगर आप देखोगे तो 4f एंड 5d ऑर्बिटल ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पोलोनियम में लास्ट में क्या आता है 6s2 6p6. ठीक है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम को कंबाइन करके अगर हम देखें तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें चाल्कोजन कहते हैं. स्टूडेंट क्या कहते हैं इन्हें, चाल्कोजन. चाल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. क्या होता है स्टूडेंट्स ये, और फॉर्मिंग एलिमेंट कहा जाता है इन्हें. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इससे नहीं बनने वाले हैं. बस खाली इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद करना है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं. देखिए कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स. तो हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप कहें चाहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलें एक ही बात है. तो जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया. क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया. हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, इन जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस जो होता है धीरे धीरे क्या होता है उसका इंक्रीज होता है. इंक्रीज का रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल शेल. बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल. काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है, बात ठीक है, बट जो प्रिंसिपल शेल है ना वो इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देता है, आउटवे कर देता है उसके इफेक्ट को. तो जनरली डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है. और वही चीज़ ट्रू है आपके ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी. आप जैसे कि देख पा रहे हैं तो याद रखिएगा. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, इसे हम प्रिंसिपल शेल कहेंगे, the atomic radii of this element increases. इंपॉर्टेंट बात क्या, एटॉमिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होता है. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. ठीक है. चलिए. तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज किया है, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस. क्या जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस क्या है, क्या वही आयोनिक रेडियस का, हाँ जी बिल्कुल वही ट्रेंड आपका आयोनिक रेडियस का भी होने वाला है. कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है. सो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सो कोवैलेंट रेडियस देखो क्या है, ऑक्सीजन सबसे कम है, फिर सल्फर है उससे बड़ा सेलेनियम है, उससे बड़ा टेलुरियम है, और सबसे ज़्यादा क्या है, पोलोनियम है. पोलोनियम की जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है. इवन सेम अगर आप आयोनिक रेडियस की भी बारे में बात करेंगे तो ये भी वैसा ही है. O2 - S2 - सेलेनियम 2 - टेलुरियम 2 - पोलोनियम आयन, ये डाइवैलेंट आयन है सारे. तो पोलोनियम 2 का जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, सबसे बड़ा है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो देखने वाली बात है.
The atomic radius of these elements are smaller than those of group 15 elements. पीरियोडिक टेबल अगर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप मूव करोगे तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के बारे में। फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे की फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर जाते हैं, वो कौन सी है। देखिए, जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? तो पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड क्या है स्टूडेंट, वो देखना है पहले हमें। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, because of increase in atomic size. So due to that, there is a decrease in force of attraction between last electron and the nucleus. So the removal of electron becomes easy. ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। क्या यहाँ पे भी ये बात ठीक है? देखते हैं। अगर हम देखो, so as we move down the group, the ionization enthalpy decreases continuously. कॉन्टिन्यूसली वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? कॉन्टिन्यूसली क्यों वर्ड इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके का यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। जैसा कि आप देखोगे, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 1314 है। ठीक है, 1314। सल्फर की है 1000, और ये सारी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में दी गई हैं, ध्यान रखना। सेलेनियम की बात करोगे वो है 941, टेलोरियम 869 एंड द पोलोनियम इज 813। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या एग्जाम के लिए नंबर याद रखने की ज़रूरत होती है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ ट्रेंड याद है, ये ट्रेंड याद रखिएगा। आपको जनरली एग्ज़ाम के लिए नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, नंबर नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये है, अब देखिए, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस लाइन को देखिएगा, जो ग्रुप्स, द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी of the element of group 16 is lower than that of the group 15 element। क्या पॉइंट है? ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है, कम होती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़ता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ग्रुप 16 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये बात यहाँ पे सही साबित नहीं हो रही है। उसके देखिए, तो ग्रुप 16 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो कम हो रही है ज़्यादा होने की बजाय। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा क्या बात हो रही है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो द ग्रुप 16 should have greater ionization enthalpy, first ionization enthalpy than group 15 element। बट सरप्राइजिंगली ये चीज देखी जा रही है कि ग्रुप 16 एलिमेंट की जो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 एलिमेंट की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी से कम है, ठीक है ना। तो वो क्यों कम है, उसकी वजह समझते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट है स्टूडेंट्स, कौन सा एलिमेंट, जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं, वो क्या है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p3। 2p3 का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं,
जबकि ऑक्सीजन में क्या है, 1H2 है, 2H2 है, और ये क्या है आपका 2P4। यहाँ पर 2P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है स्टूडेंट्स। एंड वी नो दैट द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, बिकॉज ऑफ देयर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, so the removing the electron from their shell is little bit difficult. It requires more amount of energy. याद रखना है, इसके पीछे यही रीज़न है। तो एक लाइन में रीज़न क्या हो जाएगा, क्यों ग्रुप 15 एलिमेंट की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 एलिमेंट की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, तो उसकी वजह ये है कि ग्रुप 15 एलिमेंट में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये ट्रेंड अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी ना, तो सेकेंड ग्रुप 16 की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। क्यों? अगर आपने ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तब उसके पास पी में 3 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ग्रुप 16 में से, तो अब यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, ठीक है। तो अब यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, जिसकी वजह से दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे या सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे, तो वो ग्रुप 16 के लिए वो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। मतलब तो एक लाइन में, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। सेकेंड, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, चलिए, सो ये पॉइंट आपको समझा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हाँ, तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला चीज़ है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ पे भी किया था, पढ़ लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। बट द सेकेंड आयोनाइजेशन, एक सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, but the second ionization enthalpy of group 16 elements are higher than those of group 15 element because of smaller size of ions formed. The greater the effective nuclear charge and more stable exactly half-filled electronic configuration in this case, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज़्यादा होती है, ग्रुप 15 की कम होती है, ठीक है। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं फिर। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हमने क्या पढ़ा है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होते चली जाती है। ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट। This is due to smaller atomic radius of group 16 element as compared to the group 15 element. Down the group electronegativity decreases, ठीक है। तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो, अगर ग्रुप 15 से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ग्रुप 15 से कंपेयर करोगे तो ग्रुप 16 जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सो व्हेन लेफ्ट टू राइट जाओगे, ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब ग्रुप 15 आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रुप 16 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जनरली डिक्रीज होती है। तो इस ट्रेंड को याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इनको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। इस तरीके के ट्रेंड आपको याद रखने हैं। वैल्यूज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखिए। वो बिकॉज वो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो दिया होता है, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, उसको याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द थर्ड। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, क्या है वो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है,
जैसे ये न्यूट्रल गैशियस एटम है, सो व्हेन इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। याद रखिए क्या बात हो रही है, दिस इज आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस प्रोसेस में, बिकॉज इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, हमारा डिस्कशन वो नहीं है, हमारा डिस्कशन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली जब न्यूट्रल गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। तो अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव द रिलेटिवली हाई नेगेटिव, देखो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव relatively high negative electron gain enthalpy value which is decreases down the group from sulfur to polonium, which decreases from sulfur to polonium। मतलब ये कंपैरिजन किया गया है कि एक तरफ आपके पास ग्रुप 15 है, एक तरफ है ग्रुप 16, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो ग्रुप 16 वाले जो एलिमेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर देखो आप समझिएगा इस बात को कैसे, आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, मतलब नाइट्रोजन से आप ऑक्सीजन की तरफ गए, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मतलब अगर नाइट्रोजन इतना बड़ा होगा तो ऑक्सीजन मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है इतना बड़ा हो, ठीक है, इतना फर्क नहीं होता बट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, सो व्हेन नाइट्रोजन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऐसे, और जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज नाइट्रोजन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन की तरफ आता है और वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। या हम ऐसे मान सकते हैं, सो व्हेन द एटॉमिक साइज इज स्मॉलर इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन रेडली, बहुत आसानी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट व्हेन दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, सो व्हेन इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। तो क्योंकि ग्रुप 16 वाले ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इनके लिए इनके इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है? ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना एक लॉजिक, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है -141, सल्फर की है -200, सेलेनियम की है -195, टेलुरियम की है -190 और पोलोनियम की -174, ठीक है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन नहीं लग रहा? जी बिल्कुल लग रहा है। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करो, तो हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ठीक है ना, एटॉमिक साइज क्या होगा? इस तरीके से बढ़ते चले जाता है। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वैल्यू बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? लेस एंड लेस नेगेटिव होते जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखो, ये -140, फिर सल्फर से ये ट्रेंड तो बराबर है, ले, लेकिन ऑक्सीजन में ये ट्रेंड अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इस किस वजह से हो रहा है? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कि ऑक्सीजन की होना ये चाहिए था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लीस्ट है, सबसे कम है। तो उसके रीज़न भी बात कर लेते हैं, उसकी वजह क्या है? देखो उसकी वजह है, oxygen has lowest electron gain enthalpy because it has a small size which makes electron density high and repel the incoming electron। मतलब देखिए ये ऑक्सीजन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर भी रहा है, तो बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक साइज इट कैन नॉट एबल टू एकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन।
चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ज डाइल्यूशन प्रिंसिपल, स्पेस जितना कम होता है ना, जैसे अगर एटम का साइज बहुत छोटा और वहां पे इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। और चार्ज डेंसिटी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल सिस्टम जो हो जाता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखिए एटम का साइज बहुत छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर तय करोगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सल्फर, फिर सेलुनियम, फिर उसके बाद टेलुरियम है, फिर पोलोनियम है, और सबसे लास्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ये है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे इतना ही सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं सवाल आएगा इससे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है उसको समझते हैं। देखो, melting and boiling point of group 16 element increases regularly down the group। मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ टेलुरियम तक ठीक है, टेलुरियम तक ये बात ठीक तरीके से लागू होती है। जैसे ये देखिए, ऑक्सीजन 55 है, सल्फर 393 है, आपका सेलेनियम 490, टेलुरियम 725, पोलोनियम 520, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो ये 90 यहाँ। लेकिन देखो, अगर पोलोनियम देखिए कम हो गया है, ठीक है, पहले बढ़ता गया बट पोलोनियम में क्या हो गया? कम। इसी तरीके से अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की भी अगर आप बात करें, तो ये भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले बढ़ते गया है, ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ बढ़ा है, फिर सल्फर से सेलेनियम की तरफ भी इंक्रीज हुआ है, सेलेनियम से टेलोरियम की तरफ भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन पोलोनियम में अचानक से देखिए थोड़ी सी कमी आ गई है, ठीक है, याद रखना। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, इट इज मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं डाउन द ग्रुप। पहले हम इस बात दो पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं कि डाउन द ग्रुप पहले मतलब टेलुरियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है या बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर बाद में देखेंगे कि पोलोनियम के केस में ये कम क्यों हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले देखिए यहाँ पे, देखो, दिस इज ड्यू टू increase in the van der Waal forces of attraction among their atoms with increase in atomic size। मतलब ये कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, और अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, आपस में जो कांटेक्ट है वो बढ़ेगा। और अगर वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बहुत कॉमन बात है। तो क्या पोलोनियम का एटॉमिक साइज नहीं बढ़ा? जी बिल्कुल, उसका एटॉमिक साइज बढ़ा है। तो अगर उसका भी एटॉमिक साइज बढ़ा तो उसका उसमें भी वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए था। और वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ना चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट उसका भी बढ़ना चाहिए था। देखिए, ऐसा होता है कि पोलोनियम के केस में ना इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा रोल प्ले करने लगता है। अब मैं आपको वजह समझाता हूँ क्या होता है, देखिए। आगे हम समझेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, ठीक है। तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है ना, और की वजह से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता। मतलब अट्रैक्ट, जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो अट्रैक्शन तभी होगा जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कुछ थोड़े फ्री होंगे, यहाँ का फ्री होगा, यहाँ का फ्री होगा, तब अट्रैक्शन होता है। सो इनर्ट इफेक्ट क्या करता है कि ये जो
इनर्ट पेयर इफेक्ट ये करता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को और इस एटम के इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं होने देता, ठीक है ना। तो वो अट्रैक्ट ज़्यादा तो होल्ड करके रखता है। तो इसकी वजह से दो एटम, पोलोनियम के दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं अप्लाई हो पाता, मतलब कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। और जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या हो जाता है, कम। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, सो वैन डर वाल फोर्सेस यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये पहले इस साइड लिखा फिर यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है ना। सो द लेस, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मैं जो लिखा है उसको समझा देता हूँ। द लेस वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम is due to poor shielding effect of inner d and f electrons which causes maximum inert pair effect। inert pair effect आता ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। thus s electron in polonium is less available and therefore van der Waal forces of attraction will also be less in case of polonium and hence melting and boiling point is also low, ठीक है। तो ये एक वजह है पोलोनियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कम होने की। तो एक रीज़न में कारण क्या होगा इसका, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम हुआ, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर की इफेक्ट क्यों ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। वो क्या कर रहे हैं, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से न्यूक्लियस एस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है दो एटम के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक रीज़न है पोलोनियम के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, फटाक से बात करते हैं आगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसको फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे। एक आएगा आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक आएगा आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखते हो ऑक्सीजन का, वो क्या है, ऑक्सीजन है 2,6। तो ऑब्वियस बात है कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि इसका नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। इसका जो नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा स्टूडेंट, ओ हाँ, इसका जो नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या होगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जो नेचुरली इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, -2। क्या आएगा वो, -2। तो ये तो बहुत ही नेचुरल है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -2 नेचुरल है, ठीक है। अगर आप इनका जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करोगे तो वहाँ तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो जीरो ही होने वाले से O2 है एंड O3, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर आप पर ऑक्साइड की बात करिए, किसकी बात, पर ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, तो पर ऑक्साइड से H2O2 है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1। सुपर ऑक्साइड की बात करोगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा ऑक्सीजन का, ये -1/2 आता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पर ऑक्साइड की बात करोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, HOH, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है,
-2। अच्छा, ये तो हो गई बात ऑक्सीजन की। बाकी सारे एलिमेंट की बात करते हैं। The other element of this group have less tendency to -2 oxidation state due to the low electronegativity and low ionization enthalpy। मतलब इस ग्रुप के ज़्यादातर एलिमेंट, ऑक्सीजन में ही ज़्यादा टेंडेंसी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। बाकियों में, इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनमें ये टेंडेंसी कम है। उसकी वजह देखिए क्या है। उसकी उसकी वजह ये है क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है, जितना ऑक्सीजन है। दूसरी बात, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है, कम है बाकी, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से होता क्या है, आप समझिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, वो ले इसलिए पाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन काफ़ी आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट एलिमेंट, अब पोलोनियम की बात करोगे, पोलोनियम डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है। दस टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम का। देखो पोलोनियम वैसे -2 इसलिए नहीं दिखाएगा कि पोलोनियम एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये टेंडेंसी होने की वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। पोलोनियम इज अ मेटल, ठीक है स्टूडेंट। पोलोनियम क्या है, मेटल है। तो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेगा नहीं, इसलिए -2 बिल्कुल वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से काफ़ी दूर रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये है इट इज़ ऑल अबाउट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात करने वाले हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हो ना, तो उसमें देखिए these elements show +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पॉजिटिव में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें, तो सिर्फ अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन OF2। और +1 वो दिखाएगा O2F2 में। देखो याद रखिएगा ये फ्लोराइड्स हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की जब फ्लोराइड्स देखते हो तो OF2 में +2 दिखाता है और O2F2 में ये क्या है, +1। तो पॉजिटिव में सिर्फ ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं। तो क्या ये +4 और +6 नहीं दिखाता ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ बिल्कुल नहीं दिखाता। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन के पास ना डी ऑर्बिटल्स नहीं है। क्या नहीं है, खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता, समझे। तो ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है स्टूडेंट्स, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 O2F2 में, याद रखिएगा। Oxygen does not show +4 and +6 oxidation state due to the absence of d orbital in its valence shell। याद रखिएगा ये +4 +6 नहीं दिखा सकता। तो क्या बाकी एलिमेंट शो कर सकते हैं? जी बिल्कुल शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स +2 also show +4 and +6 oxidation state due to the presence of vacant d orbital। देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ बात ये। अगर हम सल्फर की बात करें तो आपको ये देखिए, ये मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे सल्फर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अगर आप बात करोगे SO2 की, यहाँ पे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप बात करोगे SO3 की, तो यहाँ पे सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्यों है देखो, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि सल्फर हो गया या इसके जो नीचे के एलिमेंट हैं इनके पास डी ऑर्बिटल है। और वो डी ऑर्बिटल देखिए काम कैसे करेगा, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो अगर हम सल्फर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट, सल्फर का एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बेसिक से, 2s2 2p6
3s2 3p4 होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप 3s लिख सकते हो, 3p लिख सकते हो, और यहाँ पे आप 3d भी लिख सकते हो पड़ने पे, क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल शेल है सल्फर के पास। 3s के नीचे देखिए स्टूडेंट एक सर्कल हो जाएगा, 3p के नीचे 3 सर्कल हो जाएंगे, 3d के नीचे आपके 5 सर्कल हो जाएंगे। तो अगर आप ये देखिए 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 2, और 3p में 4 है। तो अगर आप ऐसे ही रहने दो तो देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ये +2। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर आप लेकर जा रहे हो तब क्या होगा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आप डाल सकते हो, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 बता सकता है। और जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप सेकंड, अगर हम बात करें ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अगर आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आप इसको भी आप इधर से जंप करा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। सो ये देखिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 6 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ सकता है, +6। तो सल्फर कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन यही काम ऑक्सीजन नहीं कर सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपांड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 2, मतलब +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, जबकि सल्फर +2 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है, +6 भी दिखा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम अब, नेक्स्ट जो, ये तो है नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनर्ट पेयर इफेक्ट की, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वो क्या है। चलिए स्टूडेंट्स आगे यहाँ देखिए। तो जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट होता किस वजह से है वो भी समझेंगे। देखिए, सो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, इट इज़ अ रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है, इट इज़ अ रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको ऐसे समझाऊं, ये देखिए एक मिनट थोड़ा सा पीछे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन 3 एलिमेंट्स की बात खास करके, सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात देखने को आपको नोटिस होगी कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एंड लास्ट वाले में डी एंड एफ ऑर्बिटल दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, दीज ऑर्बिटल्स आर बिग इन साइज, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ना डिफ्यूज होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ऐसे समझते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये ऑर्बिटल ना इस तरीके से फैले हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर है। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन विच दे विच प्रोड्यूसेस पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, या हम ऐसे कहें न्यूक्लियस और ये जो एस इलेक्ट्रॉन है ना इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक मिनट, ठीक है, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी वजह से होगा क्या, कि एस इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं होगा, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन जो आसानी से डोनेट होने वाला नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। एक
तो अब ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, आप समझे बात को। तो जब ये डोनेट ही नहीं होगा, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो 6s2, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ इधर आइए। चलिए, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। So, so as we move down the group, the stability of +4 oxidation state increases while that of +6 oxidation state decreases due to inert pair effect. तो सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होंगे। देखो होता क्या है कि अब आपने देखा कि पोलोनियम में लास्ट में क्या था, 6s2 6s2 था और 6p4 था। तो बिकॉज 6s, जो 6s वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस ने ज़्यादा चार्ज अप्लाई करके रखा हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो केमिकल रिएक्शन में आसानी से डोनेट नहीं होगा। सिर्फ पी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट होंगे, मतलब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। समझे बात को। तो और दो जो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आएगा, +4। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में पोलोनियम अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो पोलोनियम अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इट्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एज कंपेयर टू देयर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ये मैं ये कह सकता हूँ, तो क्योंकि पोलोनियम अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए वो अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। सो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, जो दैट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दस इन पोलोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मैंने बात करी अभी आपको। The +4 compound show both oxidizing and reducing properties, while compound in +6 oxidation state show only oxidizing properties। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं, क्या है। हाँ देखिए ये है आपका नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर। क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। सो इसमें ये देखना है, ये जो ऑक्सीजन सल्फर है ये क्या है, नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेलोरियम क्या स्टूडेंट, मेटालॉइड है। और पोलोनियम क्या, स्ट्रिक्टली इट इज अ मेटालिक। दे अच्छा, ये चेंज क्यों हो रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। तो चेंज की वजह ये है, दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। तो जैसे सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। सॉरी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी बढ़ रही है, इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन सल्फर स्ट्रिक्टली नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलोरियम इट इज अ मेटलॉइड, वेयर एज पोलोनियम इज मेटालिक। ये क्या होता है, ये मेटल है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एटॉमिसिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, O2, ठीक है। ये क्या है, एक डायटोमिक गैस है। जबकि सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम ये एक ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है पकड़ रिंग। ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है इनका, वो आगे बनाएंगे हम लोग, पकड़ रिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन डायटोमिक क्यों है, ये ऑक्टा एटॉमिक क्यों है। अभी आप पूछो कि इसमें सर पोलोनियम नहीं है, देखिए पोलोनियम मेटल है तो वो कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे इनका कोवैलेंट नेचर है।
पोलोनियम इज स्ट्रिक्टली मेटल, तो वो PO2 PO3 उसकी बात उसमें नहीं आती। मेटल मेटल के केस में ये सब बातें नहीं होती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। सो दिस इज अ ऑक्टा एटॉमिक, ये क्या है स्टूडेंट, ये ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है। अब इस बात को भी अगर हम देखें समझते हैं कि एक सवाल उठता है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हाई ऑक्सीजन इज डायटोमिक वाइल अदर एलिमेंट्स आर ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है ना, ऑक्सीजन डायटोमिक, बाकी डायटोमिक है, बाकी ऑक्टा एटॉमिक क्यों है? तो देखो भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपसे जेई में पूछा जा सकता है या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। देखो, ये याद रखना आसान है कि ऑक्सीजन डायटोमिक बाकी ऑक्टा, बट क्यों, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है ऐसा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन जो है ना, वो डबल बॉन्ड बना सकता है, मतलब सिग्मा पाई आप जब देखते हो ना, ये ऑक्सीजन इस तरीके का बॉन्ड बना सकता है, मतलब जिसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ड्यू टू देयर एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो वो जो पी ऑर्बिटल जो इस तरीके से ऐसे ओवरलैप करते हैं ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यही चीज़ अगर आप सोचो कि सल्फर ऐसे इस तरीके का बॉन्ड बना है, बनता है, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ही बनता है, बट उसकी टेंडेंसी काफ़ी कम है। इसी तरीके से अगर आप बोलो कि सेलेनियम ऐसे इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाए, इसकी टेंडेंसी काफ़ी कम होती है। यह टेंडेंसी ऑक्सीजन में ही ज़्यादा, उसकी वजह है इसका एटॉमिक साइज और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि एटॉमिक साइज कम है, छोटे छोटे हैं, तो जो पी ऑर्बिटल है ना, इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, जब आपके एटम का साइज कम होता है और आपके जब इनके पास पी ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो इनके पास ऐसे पी ऑर्बिटल हैं अगर। ठीक है, दिस इज द दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ओनली। तो ये इस तरीके की ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या आप यही उम्मीद सेलेनियम या टेलरियम के साथ कर सकते हैं? नहीं, नहीं पॉसिबल है। उसकी वजह ये है, एटॉमिक साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर ये पी ऑर्बिटल हैं भी ऐसे, तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग इस तरीके की ओवरलैपिंग उनमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ बिगर साइज वहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न। तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, so oxygen has a strong tendency to form p pi multiple bond, while sulfur, selenium and tellurium because of bigger size have little or no tendency to form p pi multiple bond, but prefer to form single bond। ये क्या बनाते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, the tendency to exist in 8 atom ring is greater with sulfur and decrease down the group। ठीक है, this is due to the decrease in the single, मतलब देखो सल्फर, ये जो 8 मेंबर रिंग बनाने की टेंडेंसी है ना, वो भी सल्फर में ज़्यादा है। S8 आपको ज़्यादा स्टेबल होगा, SC8 थोड़ा कम होगा, टेलोरियम 8 उससे भी कम होगा। समझे बात को, ये चीज़ याद रखना। और ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, दिस इज द टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या है ये? या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड एनर्जी सल्फर सल्फर की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेलेनियम की, उसके बाद टेलोरियम की है, और लास्ट में जो है पोलोनियम की है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे देखते हैं फिर। कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हाँ, हाउएवर सल्फर देखो, अब अब ऑक्सीजन के पास वो पी ऑर्बिटल है, तो वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जब हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर की, सेलेनियम की, टेलोरियम की, अगर मैं खास कर, तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड तो बनाने की टेंडेंसी इनमें कम है, लेकिन ये डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दे कैन फॉर्म डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। समझे बात को? दे कैन फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना, द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल। देखो, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे एक CO2 है आपके सामने, ठीक है,
अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, ये CH2 है, सी, यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन है ना उसमें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, फिर आता है आपका कार्बन, ये सेलेनियम वाला एलिमेंट, ठीक है, दो सेलेनियम है, और ये है आपका टेलुरियम स्टूडेंट। ठीक है, अब फर्क क्या है यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे, ये जो डबल बॉन्ड है ना, सब में पाई बॉन्ड तो है ही है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज ऑल्सो पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी पाई, मतलब जो एक एक सिग्मा पाई, ऐसे हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात है जो नोटिस करने वाली है, वो ये है, फर्क क्या है इन तीनों में और इन तीनों में। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ना, वो पी पाई है, क्या है, दिस इज अ पी पाई। ठीक है, लेकिन अगर आप पी पाई, लेकिन यहाँ पे अगर आप जब बात करोगे ना कार्बन सल्फर की, सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली पी पाई बॉन्ड। ये क्या है, पी डी पाई मल्टीपल बॉन्ड है, क्या ये पी डी पाई मल्टीपल बॉन्ड ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, एक इसमें एक और बात है, और एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो मॉडरेटली स्टेबल होता है। द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपॉन्ड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड का जो पी डी पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि जो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है बहुत ही कम स्टेबल, और ये वाला तो पता ही नहीं है, ये मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो पी पाई डी पाई बॉन्ड इधर बन रहा है ना, इस केस में डी पाई जो बॉन्ड यहाँ बन रहा है, वो बन ही नहीं रहा एक तरीके से, मतलब बन सकता है बट थियोरटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल अवेलेबल है नहीं। तो ये भी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। खाली एग्जिस्ट कौन करता है नेचर में, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही स्टेबल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी स्टेबल है, कार्बन डाइसल्फाइड जो है मॉडरेटली स्टेबल है, ठीक ठाक है वे। और जो ये वाला है ठीक है, कार्बन डाइसेलेनाइड, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, और ये इसका अता पता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी जो एलिमेंट है, तो का ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल अगर बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी जो हैं बाकी एलिमेंट पी डी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये टेंडेंसी है उनमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है कैटेनेशन। क्या है कैटेनेशन? कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एटम्स। जैसा कि जो आप कार्बन में देखते हो ना, जैसा कि आपने कार्बन में देखा होगा, कार्बन में आप जानते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है या कार्बन फैमिली पढ़ा होगा, तो कार्बन में कैटेनेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट हैं पूरी दुनिया में। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं अभी तक। बाकी एलिमेंट के कंपाउंड्स मिला दो और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको रखो, कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा होते हैं, वो उसकी वजह है कैटेनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन फैमिली में कैटेनेशन को ढूंढें, तो सबसे ज़्यादा देखो, ऑक्सीजन हैज सम बट सल्फर हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। ऑक्सीजन चेन्स आर लिमिटेड टू 2 एटम्स एज इन peroxide। देखो इसका क्या मतलब है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑक्सीजन आपको दिखेगा, पूरा कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ऑक्सीजन दिखेगा। कैटेनेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, कि अपने एटम से ही कनेक्ट होने की टेंडेंसी, मतलब एक ऑक्सीजन है, फिर दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन, ये
ऑक्सीजन सिर्फ 2 तक जा सकता है। नेचर में कितने एलिमेंट देखेगा इसके, सिर्फ ये सिर्फ 2 एलिमेंट, सिर्फ ये 2 जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सल्फर की बात करें, किसकी बात करें, सल्फर, तो अब ये वाला देखिए मौलिक, इसमें 2 सल्फर हैं, इनको पॉलीसल्फाइड्स कहते हैं। ये भी देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 सल्फर हैं, और अगर यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे 4 सल्फर हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीसल्फाइड्स। क्योंकि सल्फर में कैटनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी देखिए सबसे ज़्यादा है इस ग्रुप में। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है इसकी, सबसे ज़्यादा है। सल्फर possess maximum tendency of catenation due to the highest bond strength of sulfur sulfur bond, ठीक है। तो याद रखना सल्फर की जो कैटेनेशन की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, और ये ऑर्डर को हमेशा याद रखिएगा। सल्फर एज अ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सेलेनियम है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, फिर लास्ट में क्या है, टेलुरियम है, ठीक है। पोलोनियम को मत खींच लेना, पोलोनियम मेटल है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोई टेंडेंसी उसके अंदर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे के देखते हैं। ये हो गया हमारा कैटेनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेई मेंस में ही आया हुआ है 2025 में इस साल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। वो क्या था, सवाल देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, द लार्ज डिफरेंस, देखिए क्वेश्चन है, द लार्ज difference between the melting point and boiling point of oxygen and and sulfur may be explained on the basis of ठीक है। अभी आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से, पहला ऑप्शन था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा ऑप्शन है एटॉमिक साइज, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एटॉमिसिटी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट वाले सेक्शन, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी फ़र्क था, और जो वैल्यू से ही पता चला था, अगर आप यहाँ पे देखें, सो आई थिंक दिस सेक्शन, हाँ ये वाला सेक्शन अगर आप देखें, हाँ ये देखिए, ये काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस था क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है। देखो भाई, बहुत कॉमन बात है, इसकी वजह है एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वो मॉलिक्यूल ऑफ, जबकि सल्फर जो है इट इज़ अ पकर्ड रिंग्स, एसिड जो होता है वो क्रिस्ट, और वो सॉलिड है। अगर आप फिजिकल स्टेट भी देखिए, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। गैस क्यों है, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि सल्फर सॉलिड है। बाकी एलिमेंट क्या थे, सॉलिड थे, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए एटॉमिसिटी, और ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिसिटी। क्या रीज़न है ये, एटॉमिसिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा फर्क हो तो उसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी, याद रखिएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। चलिए
चलिए ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इस लेक्चर में हमने जो है जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे हमने वो कवर किए हैं ऑक्सीजन फैमिली के। अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा करेंगे, ठीक है सर? ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।